जय हिंद। मैं हूं कन्ना दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात करेंगे लद्दाख की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और अगर भारत और चाइना के बीच में तनातनी और बढ़ती है और युद्ध जैसे हालात होते हैं तो कैसी परिस्थितियां निचले स्तर पर यानी कि ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पर रहेंगी और क्या परिस्थितियां स्ट्रेटेजिक लेवल पर रहेंगी, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देखिए, अभी हाल में आपको मालूम होगा इस साल की शुरुआत में एक मुआहदा हुआ था बिटवीन द चाइनीज एंड द इंडियंस, जिसके तहत भारतीय फौज ने कैलाश की पहाड़ियों को खाली किया और उसके बदले में चाइना ने फिंगर 3 से हटकर और अपनी फौजों को फिंगर 8 पर लगाया। ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। सबसे बड़ा डिसएंगेजमेंट यहीं पर हुआ क्योंकि यही एक इलाका था जहां पर चाइना ने भारत की एक तरीके से पूंछ दबा रखी थी और बहुत बड़े इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत के जर्नैलों ने एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाया और ये प्लान उन्होंने 28-29 अगस्त को एग्जीक्यूट किया और रात के अंधेरे में चाइनीज को चकमा देते हुए हमने कैलाश की पहाड़ियों पर कब्जा कर दिया। ये कैलाश की पहाड़ियां वो पहाड़ियां थीं जो मोल्डो गैरिसन, उनका एक मोल्डो का एक इलाका है, जैसे हमारा चुशूल है ऐसे ही आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार मोल्डो है। उस मोल्डो गैरिसन को चारों तरफ से घेर लिया इन कैलाश की पहाड़ियों की वजह से। कैलाश की पहाड़ियां दरअसल घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियां हैं जिस पे चढ़ के और मोल्डो गैरिसन को चारों तरफ से घेर लिया गया। आधिकारिक तौर पे तो बताया गया कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके बहुत सारे चाइनीज इलाके के अंदर अपनी जगह बनाई और अपना दबदबा बनाया, जिसके तहत चीनियों के ऊपर बहुत भारी दबाव हुआ क्योंकि चीनियों का एक बहुत बड़ी लोकेशन दैट इज मोल्डो वो खतरे में था। अगर थोड़ी सी भी तनातनी होती तो हम बिल्कुल एक चींटी की तरह उस पूरे गैरिसन और पूरे इलाके को मसल सकते थे। चाइना की बहुत बड़ी फौज जो उस इलाके में डिप्लॉयड है वो नकारा हो चुकी थी इस कैलाश के ऑपरेशन से और इसीलिए चाइनीज मजबूर हुए और जो चाइनीज फिंगर 3 इलाके में उन्होंने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए थे और ये बातें चल रही थी कि चाइना अब इनको कभी खाली नहीं करेगा, वो उनको खाली करने पर मजबूर हो गया और नॉर्थ बैंक, पेंगोंगसो के नॉर्थ बैंक में फिंगर 3 से हटके वो वापस फिंगर 8 पर चला गया जहां पर उसकी रिवायतन मौजूदगी थी। तो भारत का इलाका यह पूरा खाली हो गया और भारत ने भी ये कैलाश की पहाड़ियों को खाली कर दिया। उसके बाद से बहुत सारी बातचीतें चली, बहुत सारे दौर की वार्ताएं हुई और अभी हाल ही में 13वें दौर की बातचीत खत्म हुई जो कि विफल हो गई। उसमें एक छोटी सी एक समस्या का इलाका है जिसके ऊपर बात हुई, वो हॉट स्प्रिंग का है। उसके अंदर भी चाइनीज हमारे इलाके में नहीं है, चाइनीज लेकिन भारी तादाद में अपने इलाके में मौजूद हैं और हम भी भारी तादाद में अपने इलाके में मौजूद हैं। आमने सामने लोग बैठे हुए हैं और यही एक टेंशन का विषय है क्योंकि आमने सामने जब फौजें बैठी होती हैं तो कोई छोटी सी गलती भी एक बड़ी चिंगारी और आग में बदल सकती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज को सुलझा लिया जाए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जब हमने फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच के इलाके के मसले को हल कर लिया, कैलाश की पहाड़ियों पे जो हमने कब्जा किया वो खाली कर दिया, तो ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और ये आई एम श्योर आने वाले समय में ये काम पूरा हो जाएगा। कहते हैं कि वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लू लिंग जर्नल थे जो अभी तक ये मुज़ाकरात कर रहे थे उनका प्रमोशन हो गया और वेस्टर्न थिएटर कमांड में उनको थिएटर कमांडर के पद पर नियुक्ति हो गई और शी जिनपिंग को अभी तक उनका रिप्लेसमेंट इस लद्दाख के इलाके में नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली उनके जो नंबर 2 थे या
जो स्टाफ में थे, जो कमांडर नहीं थे, वो लू लिंग की जगह पर आके उन्होंने बातचीत करी। और जाहिर सी बात है कि वो उनके पास में वो मैंडेट नहीं था कि वो नेगोशिएट करके और कोई हल निकाल सके। बहरहाल ये यथास्थिति है, अभी की स्थिति है। जहां तक देप्सांग का सवाल है, देप्सांग जो है काफी समय से ये समस्या चली आ रही है। आपको याद होगा कि यूपीए सरकार के टाइम में जब देप्सांग के अंदर घुसपैठ हुई थी, आई थिंक 12-13 की बात है, तब हमारे जो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे, उन्होंने ये कहा था, उनका बड़ा फेमस डायलॉग था, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये चाइनीज 30-40 किलोमीटर अंदर आके बैठ गए हैं आपके इलाके में, तो ये कितना बड़ा विषय है। तो उन्होंने बोला ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, जैसे एक खूबसूरत सुंदरी के गाल पर मुहासा हो जाता है, ये ठीक उसी प्रकार से है। और समय के बाद ये मुहासा खत्म हो जाता है, गाल फिर से साफ हो जाता है। इसी तरह चाइनीज भी इसी मुहासे की तरह यहाँ से वापस हो जाएंगे और ये इलाका फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये जो देप्सांग का इलाका है, जो डीबीओ का इलाका है, दरअसल ये अगर आप नक्शा देखें तो बिल्कुल नॉर्थ में है, बिल्कुल नॉर्थ में अक्साई जिन से इसकी बाउंड्री लगती है। और मैं कहूँगा कि 2012, 13, 14 और बल्कि और बाद तक ये इलाका पूरा एयर मेंटेन था। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाती थी, कोई रोड नहीं थी यहाँ पर जाने के लिए, और जो भी कोई गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी उनको हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पर ले जाया गया था। हमारे हैवी लिफ्ट, स्ट्रेटेजिक लिफ्ट हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ बेस्ड MI-24, उनके जरिए हमने बख्तरबंद गाड़ियाँ भी कुछ 4-6 उधर रखी हुई थी, और बस इतना ही था। बाकी इस पूरे इलाके को एयर मेंटेन किया जाता था। चंडीगढ़ से AN-32 उड़ता था और पैरा ड्रॉपिंग के जरिए यहाँ पर खाना और रसद पहुंचाई जाती थी। लेकिन अब वो स्थिति वहां पर बदली हो गई है। श्योक नदी के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी रोड बना दी गई है। अब इस रोड के ऊपर बहुत सारे पुल भी बन चुके हैं, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अब यहाँ पर टैंकों की भी बहुत बड़ी गिनती डिप्लॉयड है। बहुत बड़ा तोपखाना भी डिप्लॉयड है। कितना है, क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में बातचीत करना मुनासिब नहीं है और ना ही मैं करूंगा। बस इतना जरूर है कि ये आप समझ लीजिए कि वहां पर जितनी जो फौज चाइना की, अगर चाइना ने अपनी वहां खड़ी कर रखी है, तो हमारी शायद उससे ज्यादा ही होगी। तो जहां तक देप्सांग का और डीबीओ का सवाल है, वो इलाका बिल्कुल सुरक्षित है। इनफैक्ट पूरा ही इलाका सुरक्षित है, क्योंकि हमारा ट्रुप डिप्लॉयमेंट वहां पर बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़ा हुआ है। और चाइना के पास में एडवांटेज जो था मैन पावर का और इक्विपमेंट का, वो अब नहीं है। यहां तक नहीं है कि अब हम ना सिर्फ अपने इलाके को डिफेंड कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़े तो हम चाइना के इलाके में जाकर एक ऑफेंसिव भी कर सकते हैं, दुश्मन के इलाके में घुसकर, और उसको मार भी सकते हैं। तो ये तो एक ग्राउंड सिचुएशन है। बट दूसरी जो ग्राउंड सिचुएशन, वो एक जवान के स्तर पर आती है। जवान की स्थिति आपको पता है, वहां पर बहुत ठंड है और -20, 30, 40 ऐसे टेम्परेचर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द हाइट। और ऐसी ठंड में अगर आप चाइनियों के सामने आमने सामने बैठे हैं, देखिए वहां पर कोई शेल्टर या कोई बंकर या ऐसा नहीं है, बड़ी एक विचित्र सी सिचुएशन है। आमने सामने खुले में लोग बैठे हुए हैं और उनकी बदली हर आधे घंटे 1 घंटे बाद होती रहती है। लेकिन फिर भी ठंड तो ठंड है, और इतनी भयंकर ठंड की आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन भारत ने और भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने वहां पर अपने जवानों को बहुत अच्छा इक्विपमेंट दे रखा है। दुनिया का बेहतरीन हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग जो है उनको मुहैया कराई गई है। उसका नतीजा ये है कि जो आमतौर पर पहले जो विंटर कैजुअलिटीज हुआ करती थी, अब वो ऐसी कैजुअलिटीज नहीं होती हैं, थैंक्स टू ये जो बेहतरीन क्लोथिंग जो इनको मुहैया कराई गई है। कहते हैं कि ये जो क्लोथिंग आइटम्स हैं और जो उनके जो शेल्टर्स हैं, चाहे वो इक्विपमेंट के हों, चाहे वो ह्यूमन शेल्टर्स हों, उसके ऊपर तकरीबन 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। और बहुत ही मजबूत स्थिति में हमारी लॉजिस्टिक्स हैं उस इलाके में, और हमारे जवान और जो वहाँ पे सेनाएं मौजूद हैं, उनका मोराल भी इस समय बहुत हाई है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है उधर का। और हमें ये भी पता लगा है कि वहाँ पे एक नई सड़क बनाई जा रही है। वो नई सड़क जो है
वो श्योक से होते हुए लुकुंग, ये पॉइंट्स आप नक्शे में देख सकते हैं, श्योक से होते हुए लुकुंग, लुकुंग से पेंगोंगसो के साउथ बैंक में, जहां पर अक्सर पर्यटक जाकर और अपनी 3 इडियट्स वाली वो जो स्कूटर है और वो सब है उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, वहां पर लगे हुए हैं। और बहुत सारे 3 इडियट्स वाले इसके प्रॉप्स लगे हुए हैं जिनके साथ लोग वहां फोटो खिंचवाते हैं। और तो बात हो रही थी ये रोड की, तो ये रोड जो है ये इस इलाके से गुजरते हुए थाकुंग के साउथ से होते हुए चुशुल, रजांगला, तारा दुंगती और उसके बाद में फुकचे को दाहिने छोड़ते हुए सीधा देमचौक पहुंचेगी। तो ये रोड ऑब्वियसली ट्रुप्स के मेंटेनेंस के लिए, ट्रुप्स के लैटरल मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के में तो काम आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनर लाइन परमिट भी खत्म हो रहे हैं और यहाँ पर पर्यटकों का भी काफी आने वाले समय में, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगली समर से यहाँ पे पर्यटक भी आराम से आसानी से जा सकेंगे और अपनी आंखों से वो देमचौक भी देख सकेंगे। रजांगला में जो सेना के शहीदों का जो मेमोरियल है वहां भी अपना सलाम पेश कर सकेंगे। रजांगला की लड़ाई बड़ी फेमस है 1962 की, और आप उसको अगर आप इंटरनेट पर ढूंढें, गूगल करें, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त लड़ाई थी, चाहे वो रजांगला की हो, चुशूल का इलाका भी बहुत सुर्खियों में था। यहाँ पर भी हिंदुस्तान की फौज ने उस टाइम में टैंक्स का इस्तेमाल किया था। AMX-13 नाम के टैंक्स थे जिनको लेके आया गया था और टैंक्स का डिप्लॉयमेंट किया था। तब के बाद अब फिर वहां पर बड़ी तादाद में टैंक्स और आर्मर्ड मौजूद है। तो ये रोड की सैंक्शन मिल चुकी है, नितिन गडकरी ने इसकी सैंक्शन सुनते हैं कि दे दी है और इस पे ऊपर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि ये 2 साल के अंदर ये काम पूरा होगा, लेकिन साथ ही साथ BRO की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार सैंक्शन हो जाए तो ये एक सीजन में ही ये रोड कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ वहाड़ काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर गए हैं या वहां की तस्वीरें देखेंगे तो ये एक प्लेन प्लेटो इलाका है, पूरी तरह एक बजरी वाला इलाका है, दबी हुई मिट्टी है, कोई कच्ची मिट्टी, कमजोर मिट्टी नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ आपको डामर डालनी है और ये रोड रातों रात बन सकती है। फिर वहां पर एक जगह है देमचौक, और देमचौक के बारे में बताना चाहूंगा। देमचौक वो इलाका है जहां पर हमारे जो सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट है उन्होंने वहां पर कुछ कैनाल की एक्टिविटी करी थी कुछ साल पहले, और चाइनीज के लिए वहां पर आना बहुत आसान था। वो धमका के चले जाते थे और वो अपनी एक डिक्टेट दे जाते थे, हुक्म दे जाते थे कि ये नहीं चलेगा हिंदुस्तानी भाई, इसको आप हटाइए। और हमने अखबारों में कई बार पढ़ा था उस टाइम में, अगर उस टाइम के अखबार आप खंगालें 2011, 12, 13 के, तो आपको ये पता लगेगा कि वहां पर कैनाल भी हमने ही अपने JCBs लगाकर उखाड़ी। वो शायद मनरेगा के तहत वो कैनाल या जो भी वाटर चैनल हमने बनाया था वो हमने तोड़ दिया। लेकिन अब वो जमाने खत्म हो गए हैं, वहां पर बहुत अच्छी ट्रूप प्रेजेंस है और चाइनीज अपनी गुंडागर्दी और दबाव उस तरीके से नहीं दिखा सकते। वहां पर एक जगह है छोटा कैलाश, हम जब मैं वहां पे था 2005 में तो हमारी पेट्रोलें भी वहां जाया करती थी। आई एम श्योर अभी भी जाती होंगी, लेकिन अभी क्योंकि डिप्लॉयमेंट बदली हो गई है तो क्या वहां पर अभी भी पेट्रोलिंग होती है या वहां पे परमानेंट डिप्लॉयमेंट है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि वहां पर एक गौतम बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित हो गई है। और छोटा कैलाश तिब्बत मूल के लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिम केंद्र रहा है और उसको देख देख के चीनियों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत बेचैनी होती है। लेकिन ये जो कल्चरल डिफेंस है और ये जो कल्चरल अटैक जो चाइनीज के ऊपर ये गौतम बुद्धा की मूर्ति ने किया है ये बहुत काबिल तारीफ है और उससे चीनी काफी घबराए हुए हैं, परेशान भी हैं। अब ये तो रही बात वहां की ग्राउंड सिचुएशन की, थोड़ी बात इंडिया और चाइना की बात कर लेते हैं। अगर दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध होता है, देखिए अगर कारगिल के स्तर पर अगर ये युद्ध होता है जो लोकलाइज है तो यहां पर हमारा पड़ला फिलहाल भारी है। लेकिन अगर ये सिचुएशन बदली होती तो चाइनीज भी
अपनी संख्या बढ़ाएंगे, इक्विपमेंट हथियार उनके भी बढ़ेंगे, हमारे भी बढ़ेंगे, और हमें ये पूरा भरोसा है कि हम चाइनीज का बहुत अच्छी तरह मुकाबला कर पाएंगे, बल्कि हम उनके ऊपर हावी भी रहेंगे। और अगर ये परिस्थितियां ऐसे ही बनी रहती हैं और साल और 2 साल तक, और तो अभी फिर भी सर्दियों में ये इलाका कट ऑफ हो जाता है और IL-76 और आपके ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस C-130 के जरिए इस इलाके को मेंटेन किया जाता है। फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमारी लेह के साथ हो जाएगी। एक तो हमें मालूम है कि रोहतांग पास के थ्रू एक रास्ता आता है, दूसरा रास्ता बड़ी जोर शोर से वहां पर टनलिंग हो रही है, दैट इज जोजिला। कहते हैं नितिन गडकरी उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और तीसरा रास्ता जो बन रहा है वो लाहौल स्पीति से होता हुआ जंस्कार नदी के साथ साथ पदम के जरिए और फिर संगम पहुंचेगा, और संगम से फिर वो आके ले उतरेगा। तो कहने का मतलब है कि इन 3 रास्तों से ले हमेशा हमेशा कनेक्टेड रहेगा, और ले की वो मजबूरियां जो कि मैं कहूंगा कि कारगिल के टाइम में पैदा हो गई थी और जो अब पैदा हो गई थी वो नहीं रहेंगी। बहरहाल अभी भी उतनी मजबूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत ही हैवी स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि एक बहुत ही केपेबल एयर ब्रिज बना देते हैं, लॉजिस्टिक एयर ब्रिज बन जाता है, जिसके जरिए बहुत कुछ सामग्री दिन दुगनी रात चौगनी के फॉर्मूले से यहां पर लाई जाती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो इंडिया के लिए क्या एट स्टेक है और चाइना के लिए एट स्टेक क्या है। देखिए, चाइना का जो मुद्दा है, चाइना का जो लक्ष्य है, वो अमेरिका को पिछाड़ना है 2050 तक। 2050 तक वो दुनिया का इकलौता सुपर पावर बनने का सपना लेता है। उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास में बहुत जबरदस्त आर्म फोर्सेस है, और जिस स्पीड से वो जहाज बनाता है पानी के, और जिस स्पीड से उसकी नेवी का एक्सपेंशन हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी ये गैप कवर कर देगा। लेकिन अगर वो इंडिया से पंगा लेता है और इंडिया के साथ में युद्ध करता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो उसका जो लक्ष्य है 2050 का, वो लक्ष्य से वो हट जाएगा। बहुत भारी नुकसान इकोनॉमी का भी होगा, फौजों का भी होगा, और वो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा नुकसान उसका हो। तो यदि अगर गलती से लड़ाई हो भी जाती है तो वो इस लड़ाई को जल्दी से जल्द खत्म करेगा। अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती भी हैं तो चाइना ये किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि ये युद्ध जो है ज्यादा देर चले, और इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेगा। और इसको समाप्त करने के लिए वो हमसे लद्दाख की पहाड़ियों में नहीं भिड़ेगा। लद्दाख की पहाड़ियों में हमको एंगेज जरूर कर लेगा, लेकिन हमको स्ट्रेटेजिक लेवल पर हमें कांटेक्ट करेगा। स्ट्रेटेजिक लेवल पर कांटेक्ट करने का मतलब है कि इसका रिस्क बहुत बड़ा बढ़ जाता है, न्यूक्लियर वॉर जैसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं। तो क्या वो उस चीज को अफोर्ड कर पाएगा? तो आंसर है नो। ना वो छोटे लेवल पर हमसे उलझना चाहेगा, ना हम हमारे साथ बड़े लेवल पर उलझना चाहेगा। और इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का लक्ष्य अलग है और चाइना का लक्ष्य अलग है। और इंडिया अपनी संप्रभुता और अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बचाना चाहता है, वो अपना डिफेंस करना चाहता है, और चाइना जो है वो अमेरिका को पछाड़ना चाहता है। तो वो इस चक्कर में नहीं फंसेगा। अब ये जो तनातनी हुई है, ये शायद चाइनीज ने कभी इतना सोचा नहीं था कि इंडिया में भी इतना दमखम होगा कि उसको चैलेंज कर सके। और अब ये उसके गले की फांस बन चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या, कैसे निकलें इस परिस्थिति से। अब ना खाए बन रहा है, ना उगले बन रहा है, तो बड़ी मुश्किल वाली परिस्थिति है। लेकिन क्योंकि अब ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं, मेरे को लगता है कि ये जल्द से जल्द इस सिचुएशन से चीन निकल जाएगा, निकलना पसंद करेगा, और जल्दी से जल्दी ये समझौते हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर तय है कि अब भारतीय फौजें भी वहां से उस तरीके से वापस नहीं आएंगी जैसे पहले। वहां पे तो फौज नाम मात्र के तौर पर थी। अगर चाइना चाहता तो सीधा ले तक पहुंच जाता, रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन बहरहाल अब वैसी परिस्थितियां नहीं होंगी, फौज की मौजूदगी वहां हमेशा रहेगी। और चाइनीज के लिए भी
जो वो पुरानी कहानियां करता था कि ये परसेप्शन हमारा है और वो तुम्हारा है, और आए दिन हम देखते थे कि फौजी आपस में कभी पत्थर मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये सब जो नॉनसेंस थी अब वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो चुकी है, और एक बहुत ही फॉर्मल किस्म का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब हमको नजर आएगा। और चाइनीज के पास अब कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, उसको तस्लीम करे, उसको रिकॉग्नाइज करे, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जमीन पर किसी न किसी रूप में मार जरूर करे। तो बहरहाल ये था मेरा लेह का अपडेट। आपको शायद मालूम होगा कि मैं 21 से 24 तक मैं लेह लद्दाख में था, और मैं वहाँ पे काफ़ी घूमा, काफ़ी लोगों से बातचीत करी, और ये सारी जो मैं कहानी आपको लेके जो मैं सुना रहा हूँ ये वहीं से मैं लेके आया हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकालकर मेरा YouTube चैनल और मेरी ये बात सुनी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगले बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।